नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 39 के साथ नेतृत्व या निर्देशन चल रहा है, बिल्कुल अंतिम चरणों में है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और नेतृत्व और निर्देशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट मैनेजमेंट फंक्शन कंट्रोलिंग चालू होगा। पार्ट 13 की बात करते हैं। निर्देशन के तत्व चल रहे थे, अवयव, जिसमें से चौथा अवयव अपन संप्रेषण की बात कर रहे थे और संप्रेषण के प्रकार इसके पहले लेक्चर नंबर 38 में पढ़ चुके हैं अपन। यदि वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो इसके पहले जाके वो लेक्चर नंबर 38 पढ़ें। तो संप्रेषण या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आज छठवां प्रकार देखना है हमको, जिसको बोलते हैं समतलीय संप्रेषण, या इसी को बोलेंगे पार्श्विक संप्रेषण, या इसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समतल मतलब एक ही समतल में, एक ही प्लेन में, तो समतलीय संप्रेषण। पार्श्विक मतलब लैटरल, है ना, साइड बाय साइड, लैटरल संप्रेषण, या इसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या बोलता है, जैसे ए बॉस है और ये बी सी डी एक डिपार्टमेंट है और ई एफ जी एक डिपार्टमेंट है, तो इन दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर एक जनरल मैनेजर है ए। ठीक है। अब समतलीय संप्रेषण में क्या है, मान लीजिए त्वरित निर्णय के तहत डी को जी से जानकारी चाहिए। मान लीजिए कोई काम चल रहा है और डी को जी से जानकारी चाहिए, एकदम फटाफट जानकारी चाहिए। तो डी को जी से जानकारी चाहिए, तो यदि वह मतलब डी सी बी ए एफ से होता हुआ जी तक जाएगा। यदि ये डी इस तरीके से, डी जो है सी बी ए एफ से होता हुआ जी तक जाएगा, तो आने जाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए फेयोल का जो अपन ने गैंग प्लैंक पढ़ा था, टोली रोपण, गैंग प्लैंक में क्या होता है कि डी जी से सीधे बात कर ले, है ना, समतल स्तर पर सीधे बात कर ले, तो फेयोल के गैंग प्लैंक या टोली रोपण का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात समतलीय संप्रेषण यहां पर उपयुक्त होगा। हालांकि इस गैंग प्लैंक जो किया है डी और जी ने आपस में जो बातचीत कर ली, उसको गैंग प्लैंक बोला है। और इस गैंग प्लैंक की जानकारी डी को किसको दे देनी चाहिए, अपने इमीडिएट बॉस सी को, और जी को किसको दे देनी चाहिए, एफ को दे देनी चाहिए, ताकि ऊपर तक पता चले कि इनके बीच इस तरीके का कम्युनिकेशन और मैटर का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है। तो डी को अपने बॉस सी को और जी को अपने बॉस एफ को इस गैंग प्लैंक की जानकारी दे देनी चाहिए। पिछले लेक्चर्स में आपने नहीं देखे होंगे तो गैंग प्लैंक बताया है मैंने, इसको डैश 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 से दर्शाया है। डी और जी के बीच कम्युनिकेशन, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के सेम स्तर के बंदे हैं, सेम पदानुक्रम के बंदे हैं। जब संगठन अनिश्चित वातावरण या परिवर्तनों से गुजरता है, तब इस प्रकार का संप्रेषण उपयुक्त है, क्योंकि संगठन को तुरंत संभालने की जरूरत होती है। संगठन में सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा होता है, अनिश्चित वातावरण होता है, तो फटाफट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो इस तरीके का समतलीय संप्रेषण या गैंग प्लैंक जो है ना, हालांकि ये गैंग प्लैंक जो होता है वो चेन ऑफ कमांड का उल्लंघन करता है ना। डैड्यू टाई सुक्रोज फेयोल 14 प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो उस 14 प्रिंसिपल में एक है चेन ऑफ कमांड। तो चेन ऑफ कमांड का उल्लंघन करता है कौन सा, गैंग प्लैंक। पढ़ा चुका हूं मैं, पीछे के लेक्चर में जाके देखिए। इसके बाद जो 7वें प्रकार का कम्युनिकेशन का प्रकार है, संप्रेषण का प्रकार है, वो है विकर्णी संप्रेषण। विकर्णी संप्रेषण क्या कहता है जी, विकर्णी संप्रेषण कहता है, इसको बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। अब आप देख पा रहे हैं कि ए बॉस है और एक डिपार्टमेंट ये जा रहा है, उसके नीचे दूसरा डिपार्टमेंट ये जा रहा है। अब डी जो है वो एफ और एफ जो है वो डी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अर्थात समतलीय संप्रेषण जब भिन्न स्तर पदानुक्रम के कर्मचारियों के बीच हो, समतलीय जो संप्रेषण ऊपर चल रहा था, तो समतलीय संप्रेषण जब भिन्न स्तर, ये और ये भिन्न स्तर के हो गए ना, ये और ये सेम स्तर के थे, तो भिन्न स्तर या पदानुक्रम के या स्ट्रेटा के कर्मचारियों के बीच हो, तो कौन सा संप्रेषण कहलाता है, डायगोनल है ना, ये विकर्णी संप्रेषण कहलाता है। इसमें भी चेन ऑफ कमांड या कम्युनिकेशन की उपेक्षा होती है। चेन ऑफ कमांड को इसमें भी तोड़ा गया। चेन ऑफ कमांड क्या होती है, यहां से यहां तक जाते और फिर यहां तक आते, या ये यहां से जाके और यहां तक आता, ये था चेन ऑफ कमांड। इसकी उपेक्षा हुई, डायरेक्ट बात करने लगे। ठीक है। तो विकर्णी संप्रेषण समझ में आया आपको। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर।
नेक्स्ट बात करेंगे कम्युनिकेशन के प्रकार की, जो कि है औपचारिक संप्रेषण या फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब संदेश प्रेषक तथा प्राप्तिकर्ता के बीच औपचारिक संबंध होते हैं, फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, तब इनके बीच संप्रेषण जो है वो अधिकतर लिखित रूप में होता है। इसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तहसीलदार और पटवारी के बीच में, है ना, जब संदेश का प्रेषक और संदेश का प्राप्तिकर्ता के बीच फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं तो ये जो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन या औपचारिक संप्रेषण। एग्जाम्पल, तहसीलदार मान लीजिए पटवारी को कारण बताओ नोटिस देना चाहता है। कारण बताओ नोटिस मतलब शो कॉज नोटिस, SCN। तहसीलदार पटवारी को कारण बताओ नोटिस देना चाहता है तो तहसीलदार अपने बाबू को बोलेगा, तो SCN जो है शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस लिखित में बाबू तैयार करेगा और पियोन को बोलेगा कि ये पटवारी जी को दे आओ जाके। तो पियोन जब पटवारी जी को वो नोटिस तामील कराना बोलते हैं नोटिस को, नोटिस देने जाएगा तो एक पियोन बुक होती है पियोन के पास। जब वो नोटिस पटवारी जी को देगा वो तो उसकी पावती ले लेगा, उस पियोन बुक में पटवारी जी से दस्तखत करा लेगा कि पटवारी जी ने नोटिस प्राप्त कर लिया है कि नहीं प्राप्त किया है। तो पटवारी से नोटिस प्राप्ति का हस्ताक्षर अपनी पियोन बुक में कौन करा लेगा? पियोन। तो ये औपचारिक संप्रेषण है एक तरीके का। ठीक है, इस प्रकार यह संप्रेषण जो है संगठनात्मक चार्ट में पूर्व निर्धारित संबंधों और मार्गों से होता हुआ गमन करता है। पूर्व निर्धारित संबंध क्या होंगे? तहसीलदार किनको बोलेगा? बाबू को बोलेगा। बाबू मैसेज बनाएगा, शो कॉज नोटिस बनाएगा और वो पटवारी को देने के लिए किसके माध्यम से जाएगा? पियोन के माध्यम से। तो संप्रेषण संगठनात्मक चार्ट में जो अलग अलग लोग हैं पूर्व निर्धारित संबंध या मार्गों से होता हुआ गमन करता है और संदेश की विकृति भी नहीं होती, क्योंकि वो एक बार जो लिखा जा चुका है वो जितनी बार जितने हाथों में जाएगा सेम ही रहेगा। तो संदेश की विकृति भी नहीं होती क्योंकि यह पूर्व निर्धारित प्रारूप तथा लिखित में होता है। स्थायी आदेश देना हो या कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट हो या कर्मचारियों को दिए जाने वाले हैंडआउट्स हों जिससे कर्मचारी अपनी कार्य पद्धति जान सके। तो कर्मचारियों के हैंडआउट्स आदि कैसे होते हैं? लिखित संप्रेषण में ही होते हैं। ठीक है, आशा है दोस्तों आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, बेल आइकन पर प्रेस करें और पिछले लेक्चर शुरुआत से 1 नंबर से लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत शानदार समझ में आएगा और 25 में से 25 नंबर की तैयारी होगी। यहां से कहीं भी इस तरीके के आपको व्यवस्थित नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, सो आप इनको बहुत ज्यादा सिंसियरली पढ़ें। ठीक है, और नोट्स के लिए हमारा PDF जो एक्सेस करना है आपको, उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में नीचे लिंक में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें, फोन ना लगाएं, तो वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और PDF आप एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट संप्रेषण का प्रकार है अनौपचारिक संप्रेषण या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। अनौपचारिक या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या कहता है? जहां संप्रेषण भेजने और पाने वाले के बीच अनौपचारिक संबंध हो। यहां संप्रेषण का लिखित होना आवश्यक नहीं है, कम्युनिकेशन का यहां लिखित होना आवश्यक नहीं है। कई बार संप्रेषण बोले बगैर हाव भाव या सिर हिलाकर ही कर दिया जाता है। किसमें? अनौपचारिक में, है ना। अनौपचारिक संप्रेषण, अरे यार तू कर ले, अरे यार मैं कर लेता हूं, चल यार दोनों मिलकर कर लेते हैं। तो ये यार वाली शैली है वो कैसी है? अनौपचारिक है ना। तो कई बार संप्रेषण बोले बगैर ही किया जा सकता है, हाव भाव बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, सिर से हाँ करके या सिर हिला के ना कर दिया जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, और इससे विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी की जाती है। बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं रहता कि ये मेरा बॉस है, ये मेरा नीचे का है। तो इसमें विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी की जा सकती है और त्वरित कार्य होने में सहायक होता है। अनौपचारिक संप्रेषण कम खर्चीला होता है। ज्यादातर देखेंगे आप लंच टाइम और टी टाइम वगैरह में या पिकनिक टाइम वगैरह के समय इस प्रकार के संप्रेषण होते हैं और ऐसे ही संप्रेषण के तहत ग्रेप वाइन या अंगूरी लता विकसित हो जाती है, क्योंकि जो लोग नहीं कहना चाहते वह भी कह जाते हैं। इसका स्रोत ढूंढना कठिन होता है अनौपचारिक संप्रेषण का, कि यह बात निकली कहां से है। तो स्रोत ढूंढना कठिन है, अतः उत्तरदायित्व का निर्धारण करना भी कठिन होता है अनौपचारिक संप्रेषण में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनेंगे यहां से। तो यहां तक जो थे वो संप्रेषण के टाइप्स थे। अब अगला टॉपिक है अपना संप्रेषण का, संप्रेषण के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के सिद्धांत। ठीक है, बहुत टेक्निकल नहीं है, समझ लेते हैं एक बार। पहला है स्पष्टता का सिद्धांत। ठीक है, संदेश बहुअर्थी ना होकर स्पष्ट हो। जो आप संदेश सामने वालों को दे रहे हैं, श्रोता को,
वो बहुअर्थी ना होना चाहिए, उसके बहुत अर्थ ना निकलने चाहिए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो संदेश बहुअर्थी ना होकर स्पष्ट हो, यह कहलाता है स्पष्टता का सिद्धांत। दूसरा कहलाता है सुसंगतता का सिद्धांत, है ना। सुसंगतता मतलब जैसे संगत हो, आप जो बोल रहे हो वो समय परिस्थिति देश काल के हिसाब से कोऑर्डिनेटेड हो, संगत हो। जैसे किसी सभा में मान ली जैसी सभा है उसी प्रकार का संप्रेषण करना है आपको। जैसे कि कहीं शोक सभा में गए हैं आप और शोक सभा में आप चुटकुले सुनाने लगे या हंसने लगे तो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसी संगति उसी प्रकार का संप्रेषण होना चाहिए। तीसरा है पर्याप्तता का सिद्धांत। पर्याप्तता मतलब ऑप्टिमम, चीजों का जस्ट इनफ होना, ना ज्यादा होना ना कम होना, दैट इज कॉल्ड पर्याप्त, ठीक है। पर्याप्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम, लॉ ऑफ है ना, ऑप्टिमैलिटी, लॉ ऑफ ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। तो संदेश पूर्ण होना चाहिए, संदेश पूरा होना चाहिए, ना ज्यादा विस्तृत होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए। जिस तरीके से अपन अपने लेक्चर बनाने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वीडियोस बहुत बड़े ना हो, बहुत छोटे भी ना हो और पूरे हो, कंप्लीटनेस हो नोट्स में, ठीक है। तो ये बोलते हैं ऑप्टिमैलिटी का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, पूरा हो, जस्ट इनफ हो, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूनतम मध्यस्थों का सिद्धांत, है ना। जितने ज्यादा मध्यस्थ होंगे बोलने में, मैंने किसी को बोला, किसी ने और किसी को बोला, किसी और ने किसी और को बोला और फाइनली वो बात श्रोता तक पहुंची, तो मध्यस्थ बहुत हो जाएंगे। तो संचार प्रक्रिया में मध्यस्थों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो चाइनीज विस्पर डेवलप हो सकता है। चाइनीज विस्पर आप समझते हैं? चाइनीज विस्पर का मतलब है, जैसे मैं क्लास में इस तरीके की क्रिया कराता हूं, चाइनीज विस्पर परीक्षा में आ सकता है। जैसे मैंने किसी एक बच्चे के कान में कुछ बोला, फिर उसने अगले बच्चे के कान में कुछ बोला, फिर अगले बच्चे के कान में वो वाक्य बोला, एक वाक्य जो मैंने बोला है, और ये वाक्य चलते चलते लास्ट क्लास में पीछे की बेंच में लास्ट बच्चा बैठा है उसके पास तक पहुंचा और पता चला वो वाक्य अर्थ का अनर्थ हो गया। तो जो मैंने यहां से संदेश भेजा था वो लास्ट बच्चे तक पहुंचते पहुंचते उसका क्या बन गया? चाइनीज विस्पर बन गया, है ना। मतलब अर्थ का अनर्थ हो गया, क्योंकि मध्यस्थ बहुत सारे बच्चे थे। तो न्यूनतम मध्यस्थों का सिद्धांत समझ में आया और चाइनीज विस्पर ये टर्म आ सकती है परीक्षा में, एक, है ना। तो चाइनीज विस्पर क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आए तो फिर से कमेंट करिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स पे। समयानुकूलता का सिद्धांत, समय के अनुकूल आपको बोलना चाहिए, संप्रेषण समय के हिसाब से भी होना चाहिए। श्रोताओं के पास कितना उपलब्ध समय है, आपके पास कितना अवेलेबल टाइम है, और चयनित समय, दिन में, दोपहर में, रात में, आधी रात में, सुबह 6 बजे कब बोलना है, यह चयनित समय है, और कितने समय तक बोलना है यह उपलब्ध समय है। तो इन सब का ध्यान में रखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाय पे चर्चा होती है, तो अब आप किसी से कहो कि हाँ यार आप मेरे रात को 9 बजे रात को घर पे आओ, चाय पे चर्चा करेंगे, तो चाय पे चर्चा रात को नहीं की जा सकती है। चाय पे चर्चा का मतलब है कि मॉर्निंग टाइम में ही ये या दोपहर के टाइम में ही ये हो सकता है। तो समयानुकूलता का सिद्धांत कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता के स्तर का ज्ञान होना चाहिए। जिसके लिए आप बोल रहे हैं उसकी समझ क्या है, प्राप्तकर्ता की भाषा क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसकी समझ क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, इस चीज का ज्ञान होना चाहिए बोलने वाले को, संप्रेषणकर्ता को। अदरवाइज उसका संप्रेषण फेल हो जाएगा, ठीक है। आप किसी प्योर हिंदी भाषी व्यक्ति के लिए और प्योर इंग्लिश में बोलते चले जा रहे हैं तो क्या होगा? आप महान तो बहुत कहलाएंगे लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और इसीलिए आपके लिए ये जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं ये बाइलिंगुअल कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकें, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकें, ठीक है। भावनात्मक अपील, इमोशनल अपील, ये मैं आपको एडवर्टाइजिंग जब पढ़ाऊंगा, है ना, 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, उसमें मैं एडवर्टाइजमेंट में बताऊंगा किस तरीके से इमोशनल अपील होती है। संप्रेषण में तार्किकता के साथ भावनात्मक पंच भी होना चाहिए। तार्किकता से तो आप सब चीजें बोलेंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से जब तक आप पब्लिक को अटैच नहीं करेंगे तब तक आपका संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा, ठीक है। तो भावनात्मक पंच भी होना चाहिए, इमोशनल अपील भी होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अनौपचारिकता का सिद्धांत, इनफॉर्मेलिटी का प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मेलिटी, ठीक है। औपचारिकता के साथ साथ अनौपचारिक संचार भी हो तो ज्यादा प्रभावित साबित होगा, है ना। आप औपचारिक तरीके से बोले जा रहे हैं और उसका बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं हो रही है तो उसमें थोड़ा सा औपचारिक में अनौपचारिक पंच भी लाइए, अनौपचारिक संचार भी करेंगे तो आपका संचार ज्यादा प्रभावी होगा। नेक्स्ट है समानुभूति का सिद्धांत या लॉ ऑफ एम्पैथी।
यह समानुभूति शब्द समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समानुभूति शब्द जो है वो सहानुभूति से, ठीक है, सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और समानुभूति का मतलब एम्पैथी। तो समानुभूति सहानुभूति से कैसे अलग है? जैसे किसी के घर हम गए और वो बीमार पड़ा हुआ है, बहुत बीमार पड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं अरे यार ये बहुत बुरा है यार, कैसे बीमार पड़े हो, जल्दी से ठीक हो जाओ ना। उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी करुणा भाव से उससे बात कर रहे हैं, उसके दर्द के प्रति बात कर रहे हैं। लेकिन समानुभूति का मतलब क्या है कि सामने वाले को दर्द को महसूस कर लेना उसके स्थान पे जाके, दैट इज कॉल्ड समानुभूति, एम्पैथी। जैसे बोलते हैं ना, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। तो जब तक आपके पैरों में क्रैक्स नहीं आते तब तक आपको उसका दर्द का एहसास नहीं होता। तो दर्द का एहसास कर लेना, दैट इज कॉल्ड समानुभूति। तो प्रस्तोता जो होता है उसको श्रोता की जगह अपने आप को उसकी स्थिति में समझकर संदेश का प्रसारण करना चाहिए कि यदि मैं सुन रहा होता तो मैं क्या सुनना पसंद करता, इस तरीके से सोच के प्रस्तोता को अपनी प्रस्तुति देनी चाहिए। ठीक है, तो समानुभूति और सहानुभूति में डिफरेंस आप करिएगा, पीएससी के सिलेबस में एथिक्स के पेपर में यह आता है। और लास्ट आज के लिए है द्विमार्गी प्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण एक तरफा नहीं होना चाहिए, जिसके साथ आप संप्रेषण कर रहे हैं उसको क्वेश्चन आंसर करने का मौका, उसको कोई कंफ्यूजन है तो पूछने, शंका समाधान का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात के साथ आज का लेक्चर मैं यहां पे समाप्त करता हूं। कमेंट्स जरूर डालिए और अगले लेक्चर में अपन निर्देशन को समाप्त करेंगे। उसके बाद लेक्चर नंबर 41 से अपन बात करेंगे नियंत्रण के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।